नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता CSRE इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। और आज हम पढ़ेंगे पादपों में खनिज पोषण का अगला भाग, पादप पोषण में वृहद पोषकों की भूमिका। आगे की कि कौन कौन से वृहद और आयन हैं जो कि पेड़ पौधों के लिए बहुत आवश्यक है, उनकी उपयोगिता, उनकी उपलब्धता और उनकी न्यूनता के लक्षण क्या हैं। तो बात शुरू करते हैं हम पोटेशियम से। पोटेशियम जो है वो आयन के रूप में मिलता है और ये एक्सचेंजेबल फॉर्म में होता है। और पोटेशियम जो है इसकी आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, लेकिन ये जो है जैव रासायनिक है ना, जैव रसायन का घटक नहीं होता, यानी इसकी कोई संरचनात्मक भूमिका नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए मैंने आपको क्या कहा हुआ है? जी हाँ, आप कॉपी और पेन लेकर के बैठा कीजिए, जिससे कि आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें साथ के साथ लिखते जाएं। तो आप अपनी कॉपी लेकर के बैठे हैं कि नहीं? तो ठीक है, वीडियो को रोक करके और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप साथ के साथ नोट करते जाइएगा। अब ये जो पोटेशियम है ये कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं में काम में आता है, जैसे ऋणायन उदासीनीकरण, कला अभिगमन क्रिया, एंजाइम सक्रियण और परासरण विभव में। इसके अतिरिक्त प्रकाश संश्लेषण, रंध्रों के खुलने और बंद होने में जब हमने वाष्पोत्सर्जन की क्रिया वाला पार्ट पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि रंध्रों के खुलने और बंद होने में पोटेशियम आयन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और बीजों की सामान्य वृद्धि के लिए पोटेशियम की बहुत आवश्यकता होती है। पोटेशियम जो है वो प्रमुख घटक है और ये मूल शीर्ष में मिलता है, तरुण पत्तियों में मिलता है, साथ ही प्ररोह शीर्ष में भी मिलता है और विभज्योत्यकी क्षेत्र यानी कि जहाँ पर कोशिकाओं का विभाजन होता है वहाँ पर भी इसकी उपस्थिति होती है। अब इसकी न्यूनता के क्या लक्षण हैं, यानी कि पोटेशियम आयन की अगर कमी हो जाएगी उस कंडीशन में क्या होगा कि सर्वप्रथम जो है ये परिपक्व पत्तियों पर इसका असर दिखाई देता है, यानी पत्तियां जो हैं वो कैसी हो जाती हैं, वो पीली होने लग जाती हैं और मोल्टेड हो जाती है। मोल्टेड यानी कुरबरित हो जाती हैं। ये देखिए पत्तियां जो हैं वो कुरबरित, ये देखिए यहाँ पे मोल्टेड हो गई ना, ये मुड़ गई हैं, है ना, तो मोल्टेड हो जाती हैं और साथ ही साथ उनका जो हरापन है वो ख़त्म होने लग जाता है और तने की वृद्धि रुक जाती है। पौधा जो है कैसा हो जाता है, बुशी हो जाता है। बुशी यानी जैसे आपकी झाड़ियाँ होती हैं उस तरह का कुछ ये दिखने लग जाता है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है पौधे की। तो यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन सी होती है? जैसे रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, जो कि पौधों की कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? पोटेशियम के कारण। और वैसे जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीन तत्व हैं। ये तीन तत्व पौधे के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये कहलाते हैं क्रांतिक तत्व। इनको क्या कहा जाता है? क्रांतिक तत्व। आप अपना वीडियो रोकिए और इसे लिखिए, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि क्रांतिक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो उस कंडीशन में आपको लिखना पड़ेगा। और जो नाइट्रोजन है वो आपकी इसके जो पेड़ पौधे हैं इसकी हरितिमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही फॉस्फोरस जो है ये फल फूल और जड़ की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और साथ में जो पोटेशियम है वो पोटेशियम पूरे पौधे के स्वास्थ्य के लिए और वृद्धि के लिए उपयोगी है। तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम, ये तीनों के तीनों कितने इम्पॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं हम मैग्नीशियम की। एक बात बताइए, आपको मालूम है ना कि पत्तियों में हरापन जो है वो किसके कारण होता है? जी हाँ, क्लोरोफिल के कारण। आपने सही सोचा। तो क्लोरोफिल का जो मुख्य तत्व है वो कौन है? मैग्नीशियम। यानी कि पत्तियां हरी जो होती हैं वो मैग्नीशियम के कारण, यानी मैग्नीशियम ज़रूरी हो गया। और ये मिलता कैसे है? ये मिलता है एक तो आपके कार्बोनेट के रूप में, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और डोलोमाइट के रूप में। तो आपका प्रश्न फिर यहाँ पर ये पूछा जाता है कि मैग्नीशियम की उपस्थिति किस तरह होती है, यानी मैग्नीशियम जो है वो कार्बोनेट के रूप में और डोलोमाइट के रूप में मिलता है। और राइबोसोम के बारे में आप जानते हैं। राइबोसोम जो है कोशिका झिल्ली जो होती है, अंतःप्रदावी जालिका जो होती है उसके ऊपर पाया जाता है। और राइबोसोम की दो इकाइयाँ होती हैं, एक बड़ी इकाई होती है, बड़ी उप इकाई होती है, एक छोटी उप इकाई होती है। तो इन दोनों को जो जोड़ने का काम है वो भी कौन करता है? यही तत्व करता है। कुछ बीजों में, तेलीय बीजों में जो है मैग्नीशियम की उपस्थिति दर्शाई गई है। और न्यूक्लिक अम्ल जो हैं अपने RNA और DNA,
उनमें जो एंजाइम सक्रियण की भूमिका ये निभाता है, यानी एंजाइम के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसकी न्यूनता के लक्षण, अब इसमें क्या है कि इसमें जो अपनी पत्ती में देखा होगा शिराएं होती हैं, उन शिराओं के जो बीच का पार्ट है, ये देखिए ये दो, ये एक शिरा ये है, एक शिरा ये है, इसके जो बीच का पार्ट है उसमें हरिमाहीनता हो जाती है, यानी क्लोरोसिस हो जाता है, यानी कि वो पीली पड़ने लग जाती हैं। इसके साथ ही एंथोसाइनिन की उपस्थिति से लाल, नारंगी और पीले रंग के बिंदु इसमें बीच बीच में बनने लग जाते हैं। ये देखिए पत्तियां कैसी हो गई हैं, लाल है, नारंगी है और पीली रंग की होने लग जाती हैं। अब बात है हमारी सल्फर की। तो सल्फर जो है वो सल्फेट के रूप में मिलता है। सल्फर जो है वो मृदा में किसके रूप में मिलता है? सल्फेट के रूप में मिलता है। इसके साथ ही आपको पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में होता है, तो पौधे जो है उसका भी उपयोग करते हैं। ब्रेसिकेसी जो है सरसों का पौधा, ये देखिए सरसों का पौधा आपने देखा हुआ होगा। सरसों के पौधे से जो है आपको पता है सरसों का तेल निकलता है, तो वो जो तेल में तीखी गंध होती है सरसों के तेल में, वो किसके कारण होती है? वो सल्फर के एक वाष्पशील पदार्थ के कारण होती है। और इस मटर कुल के जो पौधे होते हैं उनमें जो ग्रंथियां बनती हैं, उनके अंदर कुछ जीवाणुविक, जड़ों में क्या हो जाते हैं? जीवाणुविक ग्रंथियां जो हैं वो सल्फेट की अधिकता जो होती है, अगर अधिकता हो जाती है तो क्या हो जाता है? ये ग्रंथियां बनने लग जाती हैं। ये देखिए, है ना, इस तरह से ये ग्रंथियां बनने लग जाती हैं सल्फेट की अधिकता के कारण। प्रोटीन संश्लेषण के लिए बहुत ज़रूरी है और अमीनो अम्ल के संश्लेषण में सल्फर बहुत ज़्यादा सहायक है। और इसके साथ ही कोएंजाइम ए और विटामिन बी में भी इसकी उपयोगिता दर्शाई हुई है। ये देखिए। अब बात करते हैं इनकी न्यूनता की, यानी कि सल्फर जो है अगर ये नहीं होगा तो पत्तियां कैसी होंगी? हरी होनी बंद हो जाएंगी, यानी पीली हो जाएंगी, हरिमाहीनता आ जाएगी उनके अंदर। साथ ही आपको पता है, मैंने आपको बताया कि अमीनो एसिड में इसकी मुख्य भूमिका होती है, तो अमीनो एसिड्स की कमी हो जाएगी। अगर सल्फर की कमी हो गई तो दैट मीन्स अमीनो एसिड्स की कमी भी हो जाती है। और पत्तियां देखिए किस तरह से पिंक कलर की साइड से होने लग गई हैं, और ये देखिए यहाँ से भी, है ना, और पौधा जो है वो मुड़ने भी लग गई है और पौधा भी छोटा होने लग जाता है। और जो मोटी भित्ति युक्त आपके उत्तक होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, वो क्या हो जाते हैं? वो और ज़्यादा अधिक हो जाते हैं, मोटे हो जाती हैं, उनकी भित्तियाँ कैसी होने लग जाती हैं? मोटी होने लग जाती हैं। स्क्लेरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा की, जाइलम के भी जो टिश्यू होते हैं वो ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। और पौधे जो हैं वो क्या हो जाते हैं? वो पौधे बौने हो जाते हैं, है ना। जब सल्फर की डेफिशिएंसी हो जाती है, न्यूनता हो जाती है, तो पौधे जो है, ये सामान्य पौधा है और ये देखिए ये बौना लग रहा है ना, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सल्फर की कमी होती है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा पोटेशियम किस तरह से पौधों के लिए उपयोगी है। साथ ही हमने मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा। आपको पता है मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लोरोफिल जो है उसके अंदर उसका मुख्य घटक है वो। और साथ ही हमने पढ़ा कि किस तरह से सल्फर जो है वो उपयोगी है सभी पौधों के लिए। तो आज 3 तरह के वृहद पोषक तत्व हमने पढ़े, है ना। अब एक पढ़ा हमने पोटेशियम, एक पढ़ा हमने सल्फर और एक हमने पढ़ा मैग्नीशियम। और साथ में हमने पढ़ा कि NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जो है ये क्रांतिक तत्व होते हैं। और फिर वही एक छोटा सा असाइनमेंट आपके लिए 2 प्रश्नों का, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है और दूसरा है सरसों के पादप में किस तत्व के कारण तीखी गंध होती है। इनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।